अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास छकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नजरिया ही उनकी समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क। माइक के डैडी ने कहा। वो चाहते थे कि रॉबर्ट ये सीखें कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वो इससे अपनी खातिर काम करा सकें। वो रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन उसके बावजूद वो पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं कि पैसे से अपनी खातिर काम कैसे कराएं। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने यह सबक अभी नहीं सीखा तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी निराशा और ये महसूस करना जैसे ये वेतन काफी नहीं था, वैसा ही वो जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और ये स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अभी सीखने के प्रति जोश था। जब उन्होंने हां कहा तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि अब वो स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वो इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई चीज सीखी। वो कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वो इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वो ज्यादातर लोगों जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे कर दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त एक भारी रकम थी, उसके बाद रॉबर्ट जान गए कि वो नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि ये अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है, लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है तो लोभवश वो उन तमाम चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वो खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होती है ताकि वो ज्यादा खर्च कर सकें। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने ये स्वीकार करना है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वो ये स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसीलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं। अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये शुरुआत नहीं बल्कि अंत है, और कुंजी ये है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपनी भावनाओं से सोचना न सीखें, उन्हें अपने विचारों का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वो पैसा कमाने के तरीकों पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्दी ही उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक पुस्तकें पढ़ सकते थे, बिना बिकी कॉमिक बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर से फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का ये व्यवसाय
3 महीने तक अच्छी तरह से चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपनी खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वो ज्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। बाएं गोलार्ध का पल। ऊंचे वेतन वाली नौकरी के बावजूद रॉबर्ट के गरीब डैडी जैसे लोग खर्चा चलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। दाएं गोलार्ध का पल। हटाई जाने वाली कॉमिक बुक्स को एक नए सृजनात्मक तरीके से देखने की बदौलत उन्होंने व्यवसाय का एक अवसर बना लिया। अवचेतन पल। लोग डर और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन हम सभी को चारों ओर छकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लोग लड़ते हैं। कुछ सबक सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। वो इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर छका रहा है। मुझे दोष देना और ये सोचना छोड़ दें कि मैं समस्या हूं। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूं तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको यह एहसास होता है कि आप ही समस्या हैं तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता है, डर दिखाता है। ज्यादातर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दिया जाए तो केवल ज्यादा कर्ज में ही डूबेंगे। डर की वजह से ही ज्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, जैसे बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। ये किसी पेशे या व्यवसाय को सीखने और फिर पैसे की खातिर काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वो अपने बॉस पर नाराज होते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरफ से सोच रही हैं। नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ये तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वो उसका पीछा करने लगेगा। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बात को समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। तो प्रश्न है, रॉबर्ट के गरीब डैडी की पैसे संबंधी नीति कितनी आम है? दूसरा प्रश्न, रॉबर्ट के अमीर डैडी ने कहा था कि सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। आपके जीवन में यह कब सच साबित हुआ है? इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? वो कौन सा एक सबक है जिसे आप कभी नहीं भूले और क्यों? तीसरा प्रश्न है, क्या 10 सेंट प्रति घंटे की भुगतान दर और फिर प्रति घंटे मुफ्त काम करने पर आप भी रॉबर्ट जैसी ही प्रतिक्रिया देते? चौथा प्रश्न, क्या ये डर है
जो ज्यादातर लोगों को नौकरी की ओर ढकेलता है, या फिर दूसरे घटक भी शामिल हैं? पांचवां प्रश्न, क्या यह सोचने का प्रलोभन शक्तिशाली होता है कि क्या ज्यादा पैसा डर को शांत कर देगा? यह इतनी आम प्रतिक्रिया क्यों है? छठा प्रश्न, आपके जीवन का एक उदाहरण कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया की? वो समय कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं का अवलोकन किया और चेतन होकर अपने विचार चुने? सातवां प्रश्न, डर और लोभ को नियंत्रित करने वाले भावों के प्रति कौन ज्यादा अतिसंवेदनशील होते हैं, अमीर या गरीब? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आठवां प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास है कि वो चूहा दौड़ में अटके हैं? क्यों या क्यों नहीं? आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। सन 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वो अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। सन 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका यह मतलब है कि जब तक अप्रत्याशित बहुत बड़ी अनहोनियां ही न हो जाएं, तब तक हम काम करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खुद ही विकास कर सकती हैं। ये किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती हैं। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूहों के सामने बोलता हूं तो वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, मैं कैसे शुरू करूं? क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता हूं? जब भी मैं इनमें से कोई भी सवाल सुनता हूं तो मुझे एक कहानी याद आती है। वो कहानी है सबसे अमीर व्यवसायी। सन 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के एजवाटर बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स श्राप थे, जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल थे, जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। हॉवर्ड हॉब्सन थे, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर थे, जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजियर थे, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे। आर्थर कॉटन और जेस्टे लिवरमोर थे, जो शेयर बाजार के 2 दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। अल्बर्ट फॉल थे, जो राष्ट्रपति हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। श्रॉब 5 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसुल विदेश भूमि पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए और क्रूजर तथा कॉटन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजियर तथा लियरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी
ठीक ठीक बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल हुआ क्या, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप सन 1923 पर गौर करें तो आपको दिख जाएगा कि ये 1929 की शेयर बाजार की भारी गिरावट और महामंदी के ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं का इन लोगों और इनके जीवन पर भारी असर पड़ा होगा। मुद्दे की बात यह है कि ये लोग जिस युग में रह रहे थे, आज हम उससे ज्यादा बड़े और तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कई उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों के युग में आए उतार चढ़ावों जैसे ही होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीला बने, खुला दिमाग रखें और सीखने के लिए तैयार हों तो वो कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज्यादा अमीर बनेंगे। अगर वो सोचते हैं कि पैसा समस्याओं को सुलझा देगा तो उन्हें राह में काफी मुश्किलें झेलनी होंगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती है और पैसे बनाती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अधिकतर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना ज्यादा पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सब ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक से अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वो जल्दी ही वहां लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास 1 साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वो दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील और लेखपालों ने उसका पैसा हथिया लिया और वो न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार पोंछते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वो नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और अगर ये भी उतर गई तो वो अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो तुरंत मिलियनेयर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर बन गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि लंबे समय में यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे शुरू करूं या मुझे बताएं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मेरे जवाब से वो प्रायः बहुत निराश होते हैं। मैं बस उनसे यही कहता हूं कि जो अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। जब भी मैं अमीर डैडी के साथ होता था तो वो ये विचार हर बार मेरे दिमाग में ठूंसते थे। जैसा मैंने कहा था कि मेरे शिक्षित डैडी पुस्तक पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे, जबकि मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता में माहिर बनने की जरूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यह करने की जरूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की जरूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल तंत्र कृषि युग में बना था और आज भी ये बिना नींव वाले मकानों में यकीन करता है। कच्चा फर्श अब भी फैशन में है, इसीलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो उनके पास लगभग कोई वित्तीय नींव नहीं होती है। एक दिन उपनगरीय मकान में जब उन्हें रात को नींद नहीं आती है और वो अमेरिकी सपने को देखते हुए गहरे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वो फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्याएं उनके सामने खड़ी हैं उनका जवाब फटाफट अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। इमारत बनने लगती है,
ये तेजी से ऊपर जाती है और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी मीनार आ जाती है। उनकी रातों की नींद एक बार फिर से उड़ जाती है। बड़े होने के बाद माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि बचपन में ही हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बना दी गई थी। अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमीर डैडी के सामने सवाल यह था कि यह नीरस और जटिल विषय बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसे रेखा चित्रों के माध्यम से सिखाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय बुनियाद रखी। चूंकि हम बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक सरल तरीका ईजाद किया। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। बरसों तक वो सिर्फ रेखा चित्र खींचते थे और शब्दों का इस्तेमाल कम करते थे। माइक और मैं सरल रेखा चित्रों की मदद से आर्थिक शब्दावली तथा पैसे के आवागमन को समझते थे। कई साल बाद अमीर डैडी ने उन रेखा चित्रों में अंक जोड़ना शुरू किया। आज माइक ज्यादा जटिल और सूक्ष्म अकाउंटिंग विश्लेषण में माहिर हो चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए यह करना ही था। मैं उतना जटिल विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि मेरा साम्राज्य काफी छोटा है, लेकिन हम दोनों की ही नींव एक सी है। आगे मैं आपको वही सरल रेखा चित्र बताऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वो बुनियादी हैं, लेकिन उन रेखा चित्रों ने 2 छोटे लड़कों का मार्गदर्शन किया, जिसकी बदौलत वो एक ठोस और गहरी काफी दौलत बनाने में सफल रहे। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। ज्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से संघर्ष सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो संपत्ति और दायित्व का फर्क नहीं जानते। अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये समझाया तो हमें लगा वो मजाक कर रहे हैं। हम 2 छोटे लड़के अमीर बनने के रहस्य को लेकर इतने हैरान परेशान थे और उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बारे में सोचने के लिए बहुत समय तक ठहरना पड़ा। माइक ने पूछा, संपत्ति क्या होती है? उसके बारे में अभी चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। बस इस विचार को अपने दिमाग के अंदर घुसने दो। अगर तुम इस सरल नियम को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत आसान है, इसीलिए लोग इस विचार को अनदेखा कर देते हैं। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है और फिर हम उसे हासिल करें और इसके बाद हम अमीर बन जाएंगे? अमीर डैडी ने अपना सर हिलाया। हां, ये उतना ही आसान है। मैंने पूछा, अगर ये इतना ही आसान है तो संसार का हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन पाता? अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क नहीं जानते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर ये इतना ही आसान है, अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण है, तो हर कोई इस फर्क का पता क्यों नहीं लगाना चाहता? संपत्तियां और दायित्व क्या होते हैं, ये समझने में अमीर डैडी को सिर्फ कुछ मिनट लगे। वयस्क होने के बाद मुझे ये दूसरे वयस्कों को समझाने में मुश्किल आती है। ये आसान विचार उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें अलग तरीके से शिक्षित किया गया है। उन्हें दूसरे शिक्षित पेशेवरों ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, लेखपाल, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय नियोजक आदि। मुश्किल तब आती है जब इन लोगों से सीखी बातों को भूलने या दोबारा बच्चे बनने को कहा जाता है। बुद्धिमान वयस्क
अक्सर महसूस करता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना खुद को नीचे गिराना है। अमीर डैडी किस कीप इट सिंपल स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल सिद्धांत में यकीन करते थे, यानी इसे आसान रखो, मूर्खतापूर्ण रखो या इसे बेहद सरल रखो। इसीलिए उन्होंने इसे हमारे लिए आसान बनाया, जिससे हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत हो गई। उलझन किस वजह से होती है? इतनी सरल चीज जटिल कैसे बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो दरअसल दायित्व है? इस सवाल का जवाब बुनियादी शिक्षा में पाया जाता है। हम वित्तीय साक्षरता पर नहीं, साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सी चीज संपत्ति है और कौन सी दायित्व, ये शब्दों से समझ नहीं आता है। वास्तव में अगर आप सचमुच दुविधा में पड़ना चाहते हो तो डिक्शनरी में संपत्ति और दायित्व की परिभाषा देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी गई परिभाषाएं किसी प्रशिक्षित लेखपाल को अच्छी लग सकती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी को उनसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम वयस्क लोग अक्सर ये मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। हम छोटे लड़कों को अमीर डैडी ने समझाया था, संपत्ति को शब्दों से नहीं अंकों से परिभाषित किया जाता है, और अगर तुम अंक नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अमीर डैडी कहते थे, अकाउंटिंग में महत्वपूर्ण अंक नहीं होते, बल्कि वो चीज होती है जो अंक आपको बता रहे हैं। ये शब्दों जैसा ही है। शब्द महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण तो वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अंकों को पढ़ना और समझना आना चाहिए। ये बात मैंने अपने अमीर डैडी से एक बार नहीं हजारों बार सुनी होगी। और मैंने ये भी सुना था, अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठा करते हैं और गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। संपत्ति और दायित्व के फर्क को इस तरह पहचाना जा सकता है। अधिकतर अकाउंटेंट्स और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर लोग इन परिभाषाओं से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये आसान रेखा चित्र दो छोटे लड़कों की मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए थे। ये एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। ये आय और व्यय का ब्यौरा देता है, कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि संपत्तियों और दायित्वों को बराबर होना चाहिए। कई वित्तीय नौसिखिए इनकम स्टेटमेंट